कंटेंट बढ़ाने वाले हैं और मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कि जो अपनी पृथ्वी है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। तो कैसे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है और कैसे कैसे टर्म्स उससे रिलेटेड है, और उन टर्म्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में अधिकतर चीज जो है वो आपको 3D एनिमेशन से क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे इमेजिनेशन को मैं इस पीपीटी में कोशिश किया हूं क्या कि आपको विजुअली चीजें दिखाऊं। बात समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है किस चीज को, अर्थ मैग्नेटिज्म को। अर्थ पृथ्वी के जैसा बिहेव करता है। तो पहले पुराने समय में ऐसी मान्यता थी क्या कि हो ना हो कि पृथ्वी के नीचे जो है तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट गड़ा हुआ है, जिस मैग्नेट के कारण ही कोई भी पृथ्वी या बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जो कहीं ना कहीं चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। और इसी तरह से जो है सो पृथ्वी एक चुंबक के जैसे बिहेव करो की कल्पना शुरू हुई थी। हम लोग इस पूरे कहानी को आज स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आप ये बात जानते हैं क्या कि जब भी हम किसी छड़ चुंबक को, किसी भी बार मैग्नेट को क्या करें कि फ्रीली धागे से बांध के और सस्पेंड कर दें, तो ये घूम फिर करके किस डायरेक्शन में आ जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ले रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई इस पर निश्चित रूप से मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। मान लो कि ये मैग्नेट नहीं है तो इसको हम घुमा दे तो ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ये रुक सकता है। लेकिन अगर ये बार मैग्नेट है तो ये हमेशा ही किधर आएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये दूसरे डायरेक्शन में जाना भी चाह रहा है तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो इसको सीधा करके किस डायरेक्शन में कर दे रहा है। तो क्या है, अगल बगल में कौन है, पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ ही कैसा बिहेव कर रही है, मैग्नेट के जैसे। वही पॉइंट यहां पर नोटेड होगा क्या कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा किधर आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। और ये किसके कारण होता है भाई, तो अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात है क्या कि पृथ्वी पर हर एक जगह पर जो है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके का होता है। मतलब ये वेरी करता है समय के अनुसार और पृथ्वी के पोजीशन के अनुसार। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और बदलता रहता है तो कितने से कितने के बीच में, 0.1 से लेकर के और 0.5 गॉस तक के बीच में, या इसी को आप बोल सकते हैं 10⁻⁻5 टेस्ला। क्यों कि देखो कि 1 गॉस जो होता है, 1 गॉस जो होता है, ये 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर में। और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और नीचे आएगा 10, तो कितना, 10⁻⁻5 टेस्ला के रेंज का ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहां से, तो 0.1 से 0.5 गॉस के बीच में ये वेरी करता है। पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, अलग अलग। तो पुराने जमाने में ये सोचा जाता था क्या कि जो आपका अर्थ है वो अर्थ है, उसके अंदर में क्या है कि एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट गड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बार मैग्नेट गड़ा हुआ है तो भाई साहब आप लोग पहले पढ़े होइएगा बचपन के क्लास में क्या कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, लूज कर देता है। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? तो ये सोचो कि हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और धीरे धीरे नीचे सेंटर में जाकर के, क्रोड में जाकर के लावा मोल्टेन स्टेट में रहता है। पृथ्वी का जो इनर कोर है वो मेनली आयरन और निकेल से बना हुआ है। वैसे तो बहुत सारे मेटल है, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन कौन सा है, आयरन और निकेल। और आयरन और निकेल जो है वो अर्थ में मोल्टेन स्टेट में है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो बताओ, तो अगर ये मान्यता सही होती कि बार मैग्नेट गड़ी हुई है पृथ्वी के नीचे, तो हाई टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो जिस टेम्परेचर पर आकर के कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। तो अर्थ के सरफेस के नीचे का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई है कि ये अपने क्यूरी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है भाई। तो अगर ये पिछली मान्यता सही है कि पृथ्वी के नीचे एक बार मैग्नेट गड़ा हुआ है,
तो ये उस टेम्परेचर पर क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो ये मानना क्या है, ये मानना गलत है। ये क्या है, ओल्ड थॉट है। और ये ओल्ड थॉट क्या कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे एक बड़ा सा बार मैग्नेट गिरा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। अब आप जानते हैं क्या कि कोई भी जो मेटल है वो मेटल में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी से। और केमिस्ट्री में आप पढ़े होइएगा एक टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी, कि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई साहब इस अंदर में जो निकेल है, अर्थ के अंदर में जो आयरन है, उस आयरन के ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा कि नहीं। और अगर हम इसको इतना हाई टेम्परेचर मिल रहा है अर्थ कोर से, तो इस हाई टेम्परेचर पर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी मिल रही होगी कि नहीं मिल रही होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया तो इसके पास कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि अंदर जो मोल्टेन लावा है वो मोल्टेन लावा पॉजिटिव आयन कैटायन के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं क्या बोला कि अर्थ के अंदर में हाई टेम्परेचर है, निकेल आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं। मैग्नेटिक मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गया होगा और मिल गया होगा। देखो मैं भविष्य की बातें कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कर रहा हूं कि मिल गया है, मिल गया होगा। क्यों कि ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च अभी जारी है, चीजों का हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कैसा चार्ज इस पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो तुमको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तुम सोचो कि मोल्टेन लावा है, लिक्विड स्टेट में है और घूम रहा है, तो आप सोचिए कि आप कभी किसी लोटा में पानी रखिए और लोटा को ऐसे घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अंदर का पानी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। और उसके अंदर जो मोल्टेन लावा है उसके पास आयन है, पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूमेगा, सर्कुलर लूप पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम लोग पिछले ही दिन पढ़े हैं क्या कि दुनिया का हर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इसीलिए अर्थ भी कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज वेरी हाई, मच ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर पर क्या करेगा, बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा। फिर मैं बाद में क्या बताया आपको कि जो मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड्स है वो पृथ्वी के अंदर में है। कैसा कैसा, तो आयरन और निकेल के जैसा, जो पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है। साथ ही में हाई टेम्परेचर पर जो उसके अंदर में एटम है आयरन का और निकेल का, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल रहा है और आयन भी क्या कर रहा है उसके साथ साथ में। तो पृथ्वी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो वो आयन भी कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। और जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, जरा सा ध्यान देना, मान लो कि ये है तुम्हारा अर्थ जो 23.5 डिग्री पे घुमा हुआ है ना, 23.5 डिग्री पे घुमा हुआ है। और इसके अंदर में जो रोटेशन है वो रोटेशन इसका कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से। इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। और इसके अंदर में मोल्टेन लावा जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। ये कैसा चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों कि इस मोल्टेन लावा ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो इस पर चार्ज बचा है वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और वो कैसे के डायरेक्शन में घूमेगा, अर्थ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चार्ज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये एक तरह से देखो तो ये करंट कैरिंग मूविंग चार्ज लूप के जैसा दिख रहा है। और मूविंग चार्ज लूप कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसे, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे। इसीलिए आपका अर्थ भी कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के जैसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिस प्लैनेट के पास मोल्टेन फ्लूइड नहीं है। जैसे कि आपका एक सैटेलाइट है मून, मून के पास कोई मोल्टेन फ्लूइड नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मोल्टेन फ्लूइड नहीं है तो मून मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अब तुम ध्यान देना कि कोई भी प्लैनेट जितना हाई स्पीड में घूमेगा, ये लावा भी उसके अंदर उतना हाई स्पीड में घूमेगा। और लावा के साथ आयन मूव कर रहा है तो आयन जितना स्पीड में घूमेगा करंट उतना ज्यादा होगा।
और करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा उतना। तो जिस प्लैनेट के रोटेशन का स्पीड हाई है और अगर उसके पास मोल्टेन लावा है तो वो हैवियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे अर्थ। लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में एक प्लैनेट है आपका वेनस, जिस वेनस का रोटेशन का स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में स्लो है, तो स्लो है तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आप यहां पर देखिए कि मून के पास किसी तरह का मेटालिक फ्लूइड नहीं है, इसीलिए जो है सो मून आपका कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। लेकिन वीनस के पास रोटेशन है, फ्लूइड भी है, लेकिन इसके रोटेशन का स्पीड क्या है, अर्थ से बहुत कम है, इसीलिए ये वीक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। मिला जुला के एक बात ये हुई कि अगर कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या कि उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके अंदर में मेटालिक मोल्टेन लावा है जो आयोनाइज्ड हो चुका है, कैसे, पॉजिटिव आयन के रूप में, और उसके घूमने के साथ साथ वो फ्लूइड भी उसके अंदर में घूम रहा है जो सर्कुलर लूप के जैसा बिहेव कर रहा है, और इसी सर्कुलर लूप के कारण आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा है। ये बात पूरा क्लियर है कि नहीं है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं बात को। आप देख रहे हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ को अगर आपको देखना है तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ रीअसेंबल एज बार मैग्नेट। क्यों भाई? कि जो तुम्हारा करंट कैरिंग लूप है वो कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसे, तो ये भी कैसा दिखेगा, बार मैग्नेट के जैसे। लेकिन बार मैग्नेट वाली कॉन्सेप्ट तो हम लोग गलत कर चुके हैं, तो हम लोग मन में मान लेंगे क्या कि ये एक बार मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल स्लाइटली इंक्लाइंड विथ रोटेशन एक्सिस ऑफ अर्थ। अब ये क्या बात हुई? तो अर्थ का रोटेशन एक्सिस तुम जानते हो कि अर्थ जिस एक्सिस पर घूमता है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है अर्थ का, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और एक जियोग्राफिकल साउथ पोल, और दोनों को मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, जो दोनों को मिलाने वाला आपका ये लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। और इस अर्थ के जियोग्राफिकल एक्सिस में ये जो है सो नॉर्थ पोल कैसा, जियोग्राफिकल, और ये जो है आपका कैसा, साउथ पोल कैसा, जियोग्राफिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने डिग्री पे रहता है ये? 23.5 डिग्री। अब ध्यान देना कि इसके अंदर में मोल्टेन लावा जो है तुम्हारा, ये मोल्टेन लावा कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है ये मोल्टेन लावा। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस बनता है आपका, जो ये मैग्नेटिक एक्सिस बनता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस इससे थोड़ा सा कुछ एंगल बनाते हुए बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। इस जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है आपका कितना, 11.3 डिग्री। लेकिन समय के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ इस एंगल में थोड़ा सा चेंजिंग भी आती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोला कि अर्थ एक बार मैग्नेट के जैसा, इमेजिनरी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, इमेजिनरी बार मैग्नेट के जैसा भाई साहब बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर में क्या होगा, एक इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और तुम ध्यान से देखो कि इसी इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल को जो है, इसी इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल का यहां दिखाया गया आपको क्या, कि ये है मैग्नेटिक साउथ पोल और ये है क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखो कि अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इमेजिनरी है, ये कुछ है नहीं। अब कहता है क्या कि तुम पोल कैसे डिसाइड कर दिए कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, ये मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, जबकि इसके अंदर में जो मैग्नेट है, इसका साउथ पोल तो ऊपर की तरफ है, इसका नॉर्थ पोल किधर है, नीचे की तरफ। तो देखो कि इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल बनाया गया, और ये रूल क्या कहा, रूल क्या कहा कि मैग्नेटिक निडल अगर हम इसके सामने में रखें, मैग्नेटिक निडल का मतलब क्या, मैग्नेटिक कंपास, जिसके पास क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो आप देखिए कि अगर आप अपने इस मैग्नेट में देखें ध्यान से, तो अगर हम यहां पर एक मैग्नेटिक निडल हम रखें, तो इस मैग्नेटिक निडल का एक होगा क्या, ऐसे बनाते हैं मैग्नेटिक निडल, सीधा सीधा ऐसे, एक होगा क्या नॉर्थ पोल, और इसका एक होगा क्या, ये साउथ पोल। साउथ को क्या करेगा, रिपेल करके दूर भगाएगा, और नॉर्थ को अट्रैक्ट करके क्या करेगा। देखो ये पूरा वर्टिकल है, मैग्नेटिक निडल यहां पर क्या है, वर्टिकल है। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो है सो क्या करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस दो पोजीशन पर आप देख रहे हैं क्या कि जो मैग्नेटिक निडल है वो पूरा का पूरा क्या है,
वर्टिकल है। तो कहा क्या कि मैग्नेटिक निडल का जो पोल नीचे के तरफ इंक्लाइंड होगा वर्टिकली, उसी को बोल देंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो यहां पर देखो कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ वर्टिकली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहां पर जो है, सो यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है क्या, रुक जाओ एक सेकेंड। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ निडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड बिकम्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कि जहां पर नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जहां पर साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहां पर तुम देखो कि यहां पर जो है सो नॉर्थ पोल है वर्टिकली डाउनवर्ड। आप ध्यान से देखिएगा यहां ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है। यहां पर आप अगर अपने हाथ में, सुनिएगा ध्यान से, कि पृथ्वी पर खड़ा हो और हम अपने हाथ में अगर हम एक निडल लें तो इस निडल का कौन सा पोल नीचे जा रहा है, तुम यहां पर खड़े हो, अभी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम यहां पर खड़े हैं तो ये मेरे लिए धरती है, इससे ऊपर ऊपर और इससे नीचे क्या, नीचे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां नॉर्थ पोल पर हम लोग खड़े हैं, तो नॉर्थ पोल हमको नीचे की तरफ दिख रहा है और साउथ पोल किधर दिख रहा है। लेकिन अगर तुम यहां खड़े हो जाओ अर्थ के, तो अब तुम्हारे लिए ऊपर वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा पोल लगेगा, साउथ पोल। तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर साउथ पोल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि यहां खड़े हैं तो हमारे लिए इधर के तरफ ऊपर है, लेकिन पृथ्वी पर जो मेरे इसके ठीक अपोजिट आदमी खड़ा होगा उसके लिए नीचे के तरफ ऊपर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है कि निडल मैग्नेट रखेंगे, इस निडल का जो पोल वर्टिकली डाउनवर्ड रहा उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां है, और साउथ पोल यहां है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। ध्यान रखना कि अगर हम इधर कहीं निडल मैग्नेट को रखते हैं, अगर हम इधर कहीं निडल मैग्नेट को रखते हैं तो ये साउथ क्या करेगा, नॉर्थ वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये देखो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से ये वर्टिकली पूरा सीधा सीधा है, यहाँ पे क्या है, झुका हुआ आपको लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा है। तो केवल दो ही पॉइंट ऐसा देखा गया पूरे अर्थ पर जहां पर निडल क्या था, पूरा वर्टिकल था। एक जगह नॉर्थ पोल नीचे की तरफ था और एक जगह क्या था, तो जहां नॉर्थ पोल नीचे की तरफ रहेगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जहां साउथ पोल नीचे की तरफ रहेगा वो क्या बनेगा, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो कितने का, 11.3 का। आप यहां पर इस बात को नोट करेंगे कि ये जो है ये कैसा है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। ये कैसा एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस। और जो ये है आपका, ये है कैसा एक्सिस, तो ये है कैसा, मैग्नेटिक एक्सिस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लो कि ये डायपोल है, डायपोल का साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि मैग्नेटिक डायपोल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाकर के। लेकिन ध्यान देना कि इस इमेजिनरी मैग्नेटिक डायपोल का जिधर साउथ पोल है उधर मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इधर जो है, जिधर इमेजिनरी डायपोल का नॉर्थ पोल है उधर मेरा मैग्नेटिक। तो डायपोल के कारण तो नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, लेकिन अगर हम पृथ्वी में देखें तो मैग्नेटिक साउथ पोल से फील्ड लाइन निकल रही है और नॉर्थ पोल में जाकर के। बात समझ में आया कि नहीं, यहां कहानी उल्टा याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, क्या याद रखना है आपको कि मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में जाकर के मिलेगा। क्यों कि अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल है वो कैसा डायपोल है, इमेजिनरी डायपोल। हमारे साथ हुआ ये क्या कि रूल बना दिया क्या कि हम पृथ्वी पर ऐसे निडल मैग्नेट रखेंगे, इसका जो पोल नीचे की तरफ होगा इस तरफ मैग्नेटिक वही पोल होगा। तो हम यहां पर देखें तो नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक। यहां पर देखें क्या कि साउथ पोल नीचे की तरफ है, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है अंदर उससे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये तो कहानी ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थ को मैग्नेट माने, तो अर्थ को अगर हम मैग्नेट माने तो इसमें कहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ पोल से, और जाकर के कहां मिलेगा, नॉर्थ पोल में। तो ये बात आपको याद रखना है क्या कि नॉर्थ पोल किसे बोलेंगे, जहां पर नॉर्थ पोल इंक्लाइंड करेगा नीचे, और साउथ पोल किसे बोलेंगे, जहां पर साउथ पोल इंक्लाइंड करेगा नीचे। ये बातें आपको याद रखना है। और ये बात क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब अर्थ अगर मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरफ। इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है आपको,
ध्यान रखना है। और देखिएगा आप यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि ये जो है सो यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स को देखेंगे और कुछ टर्म्स को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आप वो ज्योग्राफी जरूर पढ़े होइएगा। आप थोड़ा बहुत अगर आप ज्योग्राफी जरूर पढ़े होइएगा तो आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए आप ध्यान से कि इस डायग्राम में अगर इसको हम मान ले क्या कि ये जो है आपका, इस डायग्राम में अगर हम इसको मान ले क्या कि ये चीज जो है आपका, ये क्या है आपके अर्थ का एक मॉडल है। ये चीज जो है आपका ये क्या है, आपका अर्थ का एक मॉडल है। तो इस अर्थ मॉडल का जो ये है, ये क्या है, नॉर्थ पोल कैसा ज्योग्राफिकल, और इधर जो है ये है आपका क्या, साउथ पोल कैसा ज्योग्राफिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल। और इसी से सीधा करके हम लोग देखे हैं क्या कि जो आपका नॉर्थ पोल है, जो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उसके बगल में ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही है, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बगल में ही क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो देखो यहां कि जो ऊपर के तरफ है तुम्हारा, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल कैसा वाला, मैग्नेटिक, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल कैसा वाला। इस दोनों के जो बीच का एंगल है, इस एंगल के बारे में अभी मैं कितना बोला, 11 पॉइंट कितना डिग्री, 3 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर आपको बात ध्यान में हो तो आप एक टर्म पढ़े होइएगा, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी अगर लाइन, तो वो क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगा। तुम देखो कि इसको अगर हम बोलें ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो इस ज्योग्राफिकल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाली प्लेन है जो आपको सॉलिड दिख रही है। और इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ध्यान रखना, इक्वेटर का मतलब अगर एक प्लेन कंसीडर करें, तो प्लेन कंसीडर करें तो वो क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब पृथ्वी सोचो ये एक बॉल है और इसका ये एक्सिस लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से काटे कि ये 2 बराबर टुकड़ों में कट जाए और एक्सिस के परपेंडिकुलर रहे। तो परपेंडिकुलर रहे तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटर बोलेंगे। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो है आपका, ये आपका जो है सो ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक एक्सिस है। क्यों कि मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाला लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये प्लेन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। अब ध्यान देना कि इसमें जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक साउथ से निकल रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ में। मैं एक लाइन बनाने का कोशिश करता हूं कि ये लाइन यहां क्या हुआ, आपके मैग्नेटिक साउथ से निकला है, मैग्नेटिक साउथ से निकला और मैग्नेटिक नॉर्थ में जाकर के मिल गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि मैं अपने हाथ में एक कंपास ले रहा हूं और कंपास को अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो इस निडल मैग्नेट में ये करेगा क्या भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर से निकल रहा है ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, लेकिन अंदर में जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल है ऊपर और नॉर्थ पोल है किधर, तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब नॉर्थ यहां आ जाएगा और साउथ कहां आ जाएगा। अगर हम यहां खड़ा होकर के देखेंगे तो मेरे तरफ कौन सा दिखेगा, मतलब नीचे की तरफ कौन सा दिखेगा। और अगर हम यहां पर अगर एक निडल रख दें तो इस निडल का भी पोजीशन ऐसा हो जाएगा और ये क्या करेगा, नॉर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को क्या करेगा, मेरे तरफ कौन सा दिखेगा। तो हम यहां खड़ा होकर देखेंगे, मेरे तरफ जो पोल दिख रहा है वो वही मैग्नेटिक पोल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल 2 जगह पर हमको ये कैसा दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। इसका मतलब कि यहां पर अगर हम देखें वर्टिकल ये चीज दिख रहा है, और आप देखिए कि अगर हम यहां पर रखेंगे इसको, अगर हम यहां पर रखेंगे निडल को, तो ये निडल कैसा रह जाएगा, कुछ इस तरह का रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। मतलब यहां पर देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक इक्वेटर के परपेंडिकुलर है हमेशा नॉर्थ साउथ पोल, और यहां पर भी मैग्नेटिक इक्वेटर के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से देखें, अगर हम अर्थ सरफेस से देखें तो देखिए तो यहां पर अर्थ का सरफेस है कैसा, ये है आपका क्या, अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर।
लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है क्या आपका अर्थ सरफेस, और यहां पर अर्थ सरफेस के कैसा है ये निडल, पैरेलल खड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इक्वेटर से हमको नहीं कंपेयर करना, हमको किससे देखना, अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर केवल पोल पर है, और यहां पर क्या है, इक्वेटर पे अर्थ सरफेस के पैरेलल। बाकी जगहों पर हम लोग देखेंगे तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा जो 0 से 90 के बीच का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो कि इसी सब एंगल के बेसिस पर हम लोग कुछ टर्म को यहां इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस टर्म में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप, या फिर इसको बोलते हैं इंडिनेशन। इंडिनेशन है इसीलिए इसको आई से भी डिनोट किया जाता है, और वैसे किताबों में एंगल ऑफ डीप को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यह समझ में आइए कि एंगल ऑफ डीप आता के क्या चीज होता है, एंगल ऑफ डीप होता क्या चीज है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्या बता रहा था कि अर्थ सरफेस के साथ निडल कितना एंगल बना रहा है। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप के निडल का यूज करते हैं, जिस निडल का बोलते हैं क्या, डीप निडल। और ये डीप निडल जो है सो एक ऐसे स्टैंड पे खड़ा होगा जिसके कारण कंपास में तो ये ऐसे घूम ही रहा था, लेकिन अब इसको वर्टिकली घूमना भी अलाउड है। ये कैसे होता है, कैसे होता है कि वर्टिकली भी घूमेगा, जरा सा सोचो, और ऐसे भी घूमेगा। तो सोचो जरा सा कैसे, कि एक बॉल के शेप का हम हुक बनाएं और इसके ऊपर में इसको क्या करें, फिक्स कर दें। अब ये ऐसे भी घूमेगा और ऊपर नीचे भी घूमेगा। इसमें क्या करें, बॉल के शेप का हम हुक लगा दें। अब ये क्या होगा कि ऐसे भी घूमेगा और ऊपर नीचे भी क्या होगा। तो ऐसे ही फिक्सेशन में अगर एक निडल बना दिया जाए तो उस निडल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप निडल। और मैग्नेटिक निडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम ही रहा था, वर्टिकल प्लेन में भी अगर घूमने लगे तो इसे क्या बोलेंगे, डीप निडल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब सोचना कि अभी मैं तुमको बोल रहा था कि कहीं पर अर्थ सरफेस के पैरेलल और कहीं पर अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अर्थ सरफेस के साथ ये डीप निडल जितना एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप एंगल। बात समझ में आ रहा है क्या, कि इसको क्या बोल रहा है कि डीप निडल। तो आप समझ गए, एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस एंगल मेड बाय निडल। कौन सा निडल, तो डीप निडल विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ डीप निडल जितना एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, क्या ये है अर्थ सरफेस। यहां पर अगर हम डीप निडल को रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना, यहां पर रखेंगे तो कुछ एंगल पे रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा पैरेलल। थीटा बराबर कितना, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो आई बराबर कितना दिखेगा, 90 डिग्री। और अगर यहां पर आप देखिएगा तो आई बराबर कितना दिखेगा, 0 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो 90 डिग्री और ये 0 डिग्री है, ये है क्या, डीप एंगल। डीप एंगल का मतलब क्या, कि डीप निडल और अर्थ सरफेस के बीच में किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है। अर्थ सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 0 से 90 के बीच में तो 0 डिग्री कहां पर हुआ, इक्वेटर पर। कौन से इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। और 90 डिग्री कहां पर हुआ, तो मैग्नेटिक पोल पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि यही बात बता रहा है क्या, कि I इक्वल टू 0 डिग्री एट मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर पे कितना डिग्री, 0 डिग्री। और I इक्वल टू 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स। कि पोल्स के पास में कितना है आपका, पोल्स के पास में एंगल ऑफ डिप कितना, 90 डिग्री। और इक्वेटर पे कितना, यहां भी अगर इक्वेटर पे देखेगा तो ये अर्थ सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, अर्थ सरफेस के साथ कितना बना रहा है, I इक्वल टू कितना डिग्री। सामने भी अगर इक्वेटर पे बनाओगे तो कैसे रहेगा, ऐसे ही। लेकिन जैसे ही यहां पर करेंगे तो अब अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल ऐसे, और इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है जो 0 से 90 के बीच में है। और पोल पे अगर बनाएंगे तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो कितने डिग्री पे रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल ऑफ डीप समझ में आया कि नहीं? क्या करना है, डीप निडल को ले जाना है अर्थ सरफेस के साथ। डीप निडल उस पॉइंट पे जितना एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, डीप एंगल। अर्थ सरफेस के हर एक पॉइंट पर डीप एंगल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें पोल पर कितना होगा, मैग्नेटिक पोल पर 90 डिग्री, और इक्वेटर पर कितना होगा, 0 डिग्री। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं तो आप यहां एक देख रहे हैं कि अर्थ का मॉडल है, और उसमें क्या किया गया है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। आप इसमें सपोज करिए कि हम इसमें एक कोई सा पॉइंट देखना चाह रहे हैं।
हम इस पॉइंट पर अगर हम डीप निडल को रखें, इस पॉइंट पर क्या करें, हम डीप निडल को रखें, तो ध्यान दीजिएगा कि इस मैग्नेट के अंदर में जो इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल है उसका साउथ पोल इधर और उसका नॉर्थ पोल, लेकिन ये जो है आपका क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, और ये जो है आपका क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना कि अगर हम यहां पर मैग्नेटिक निडल को रखेंगे, अगर हम यहां पर मैग्नेटिक निडल को रखेंगे तो जो इसकी कहानी होगी, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमको अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां पर कंसीडर करना है, तो अगर हम इसको मान ले क्या कि ये है कैसा सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसका जो वर्टिकल सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, ये हो जाएगा कैसा, वर्टिकल सरफेस हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितने डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो थोड़ा देर के लिए कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो है कितना, बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसी डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं कि इधर बनाने का कोशिश करते हैं और इधर बनाने का कोशिश करते हैं, तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि ये है आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये कैसा सरफेस है, वर्टिकल सरफेस। ये है कैसा, वर्टिकल, और ये है कैसा, हॉरिजॉन्टल। आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग कैसा बोले हैं, इसको बोले हम लोग कैसा, हॉरिजॉन्टल, और इसको हम लोग कैसा बोले हैं, वर्टिकल। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में आपका मैग्नेटिक निडल किसी न किसी एंगल पर है। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि जो डीप एंगल होता है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाया गया एंगल है। किसके द्वारा, डीप निडल के द्वारा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल तुम्हारा होगा डीप एंगल कि ऊपर वाला होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। क्यों कि आपने क्या सीखा है, हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस से जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डीप एंगल बोलते हैं। इसका मतलब कि जो तुम्हारा डीप एंगल होगा वो ये वाला एंगल नहीं होगा, जो तुम्हारा डीप एंगल होगा वो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये कौन सा वाला एंगल होगा, ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो देखो कि इसके बीच में जो है, इसके बीच में हमारे साथ क्या है कि हमारा निडल मैग्नेट लगा हुआ है। इस निडल मैग्नेट को अगर हम लोग देखें तो इस निडल मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इधर और साउथ पोल है किधर, इधर, और ये जो एंगल बना रहा है इसी एंगल को हम लोग क्या बोले, डीप एंगल, आई। अगर मान लो कि इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी, इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी, हम लोग क्या मान लिए कि लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, आपको दिया हुआ है कि इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कितना, ऑफ अर्थ इज कितना, बी, हम लोग मान लिए कि इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यही बी दिखाएगा। बी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिजोल्यूट करवा सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग इधर लिखेंगे बी हॉरिजॉन्टल, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है कितना लिखेंगे, बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा लगा है क्या, और जिसके साथ नहीं लगा है इसको क्या बोलेंगे, बी वर्टिकल, और ये कितना लिखेंगे, बी साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जरा सा ध्यान से देखिए कि बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा आया और इधर बी भी इक्वल टू कितना आया, बी साइन थीटा। हमारे क्या मिला, बी हॉरिजॉन्टल कितना मिला, बी कॉस थीटा, और बी वर्टिकल जो मिला वो कितना मिला, बी साइन थीटा। बी वर्टिकल से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन बी हॉरिजॉन्टल से हमको बहुत ज्यादा मतलब रहता है। और इसी दोनों को आप अगर डिवाइड कर दीजिए, इसी दोनों को अगर आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा, बी एच अपॉन कितना, बी भी, दोनों पलट के डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पलट के डिवाइड करते हैं, बी भी को रखते हैं ऊपर में, तो बी वर्टिकल को अगर ऊपर में रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, बी साइन, और बी हॉरिजॉन्टल को अगर हम लोग रखेंगे नीचे में तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। जरा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर साइन बाय कॉस बचेगा कितना, tan थीटा, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, बी भी अपॉन बी एच के बराबर में। और इसी चीज को आपको याद रखना है क्या, कि जो आपका tan थीटा होगा वो किसके बराबर में, बी भी अपॉन बी एच के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना ये बात कि बी भी का वैल्यू 0 कहां पर होगा,
और बी भी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, बी एच का वैल्यू 0 कहां पर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, अगर हम लोग यहां पर आ जाएं इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर देखो कि अगर आई का वैल्यू देखो तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। भाई साहब आई का वैल्यू 0 डिग्री, हम लोगों ने यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक ये किया है कि यहां एंगल आई है और इधर थीटा लिख दिया है। तो इसको हम लोग क्या करें, एंगल आई लिखें। इसको क्या करेंगे, एंगल आई लिखेंगे हर जगह पे, थीटा ये नहीं लिखेंगे। हर जगह पे क्या था अपना, एंगल आई था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी क्या हो जाएगा, बी भी कॉस आई के बराबर में, ये बी भी साइन आई के बराबर में, यहां भी कितना हो जाएगा कॉस आई, यहां भी कितना हो जाएगा साइन आई, ये हो जाएगा कितना साइन आई, ये हो जाएगा कितना कॉस आई, एंगल ऑफ डीप है, और ये भी कितना हो जाएगा टेन आई। अब यहां पर देखो कि यहां जो हम लोग लिखे हैं वो कितना हो जाएगा, टेन आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी एच अपॉन कितना, बी भी के बराबर में। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग एट इक्वेटर बात करें, तो इक्वेटर पर आई इक्वल टू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। इसमें वैल्यू रख देंगे तो tan 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी भी अपॉन कितना, बी एच। और ध्यान से देखिए कि tan 0 का वैल्यू कितना, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी भी अपॉन कितना, बी एच इधर आके 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्या मिल जाएगा, बी भी इक्वल टू कितना। इसका मतलब कि इक्वेटर पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। आ जाओ जरा सा मेरे साथ इक्वेटर पे, आ जाओ जरा सा इक्वेटर पे। देखो यहाँ इक्वेटर पे हम लोग जब रखेंगे तो हम यहां पर खड़े होंगे तो मेरा माथा किधर के तरफ होगा, अगर हम यहां पर खड़ा होंगे भाई तो मेरा माथा कैसा होगा। सर बड़ी अच्छा माथा बनाए हैं आप अपना, चल मान ले यही मैं हूं, ऐसे ही ना खड़ा होऊंगा यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है कैसे, ऐसे, कुछ इधर नॉर्थ पोल कुछ इधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमको कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। यहां से ये मेरे को कैसे दिखेगा, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे माथे पे ये ऐसे है, तो ये हॉरिजॉन्टल है कि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना, तो इक्वेटर पर जो है सो आपका बी भी का वैल्यू कितना आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? आप जरा सा पोल पर आ जाइए। तो अगर आप मेरे साथ पोल पर आ जाएंगे तो आप पोल पर देखिए कि अगर हम लोग एट पोल बात करें, अगर हम लोग बात करें कहां पर, एट पोल, तो एट पोल हम लोगों ने कितना पढ़ा है, आई इक्वल टू कितना डिग्री, tan 90 डिग्री कितना होता है, अनडिफाइंड। तो tan 90 डिग्री अगर अनडिफाइंड होता है तो tan 90 डिग्री इक्वल टू अगर अनडिफाइंड होता है तो भाई यहाँ बी भी अपॉन कितना आ जाएगा, बी एच। अब देखो कि ये तो होता है क्या अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड कितना होता है, बी भी अपॉन कितना लिखेंगे, बी एच। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो ये कैसा हो जाता है, इसका मतलब बी एच का वैल्यू है कितना, इसका मतलब यहां पर बी एच का वैल्यू है कितना, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोल पर जो है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है। अब जरा सा आ जाओ अपने मॉडल में, अपने मॉडल में आ जाएंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि ये है पोल, इस पोल पर हम खड़ा हुए, माथा मेरा ऊपर की तरफ, और इस पर मैग्नेटिक नीडल है कैसे, तो ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो है सो वर्टिकल, यहां पर जो है सो हॉरिजॉन्टल। इतना बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इस डायग्राम में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एंगल ऑफ डीप क्या होता है, कहां पर बी भी 0 होगा, और क्या बोला गया आपको कि पोल पर जो है सो इस पोल पर जो है सो आपके बी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं कि एंगल ऑफ डीप क्या होगा, इसको tan थीटा से हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, tan थीटा से रिलेट करेंगे तो tan आई इक्वल टू कितना, बी भी अपॉन। अब देख लो कि कहीं पर भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है और डीप एंगल पता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे। इस तीनों में से कोई दो चीज पता रहेगा तो बाकी सब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए, एक क्वेश्चन देख लिया जाए। आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी भी जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.26 गॉस। क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, बी एच इक्वल टू कितना, 0.26 गॉस के बराबर में।
और क्या कह रहा है कि एंड डीप एंगल इज 60 डिग्री, इसका मतलब आई बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, आपको क्या रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बताने के लिए। तो तुम जरा सा ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा आई हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बी एच इक्वल टू कितना, बी एच इक्वल टू कितना पढ़े हैं, बी एच इक्वल टू कितना पढ़े हैं, बी कॉस थीटा आई पढ़े हैं ना। जरा सा देखो बी एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.26, बी का वैल्यू हमको निकालना है, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है cos 60 डिग्री, 0.26 इक्वल टू बी इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इधर ला लोगे तो 26 दुना कितना हो जाएगा 52, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.52 क्या गॉस। ये क्या निकल गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मान लो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया ही हुआ था, तुमसे कोई आदमी कहता क्या भाई साहब बी का वर्टिकल कंपोनेंट बताओ कितना होगा, तो अभी पढ़े हैं क्या बी भी इक्वल टू कितना पढ़े हैं बी साइन आई के बराबर में। देखो बी का वैल्यू कितना निकाले हो 0 और साइन आई का वैल्यू है कितना दिया हुआ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 0.52 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कितना आ जाएगा 0.26 √3 और किसके बराबर में गॉस के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेनली आपको याद क्या रखना है बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा है, बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा है, और एक और चीज आपको क्या याद रखना है tan आई बराबर बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। इतना चीज याद रहेगा, कोई भी सवाल इससे रिलेटेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, अब देखना कि इमेजिन करने के लिए तैयार रहो। यहां पर 3 टर्म लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि किसी भी अगर आप बात करिए जियोग्राफिकल मेरिडियन का, तो ये जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट। जरा सा सोचना, मैं क्या कह रहा हूं कि जियोग्राफिकल पोल्स, सोचो कि कोई अर्थ का एक मॉडल इधर है जिस अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस ये वाला एज है, सोच रहे हो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होगा एक लाइन होगा, तो ये एज है तो इधर कहीं होगा नॉर्थ पोल और इधर कहीं क्या होगा साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या करो कि एक कपड़ा यहां से यहां तक चिपका दीजिए, कपड़ा चिपका दीजिए और उस कपड़े का एक सिरा अपने हाथ में आप रखिए। हम अर्थ के इस पॉइंट पर हैं तो मेरे हाथ और इस पोल के बीच में एक प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा। हम अगर यहां से खिसक जाए तो ये प्लेन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। हम अर्थ पर जितना खिसकेंगे वो प्लेन उतना क्या होगा। तो अर्थ के पोल को अर्थ के किसी पॉइंट से मिलाने वाला जो प्लेन होगा, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुमको यह भी बात पता होगा कि जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में 11.3 डिग्री का अंतर होता है। तो भाई मान लो कि यही 11.3 डिग्री का अंतर वाला क्या है मैग्नेटिक पोल्स है। इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इधर क्या साउथ पोल। तो अब ध्यान देना कि ये वाला तो यहां सीधा हम जियोग्राफिकल माने थे, तो जो अपना मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, यहां से कुछ टेढ़ा ना होगा, यहां से कुछ टेढ़ा होगा कि नहीं होगा। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये अगर है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है अगर मैग्नेटिक साउथ पोल, तो इस दोनों पोल में फिर से क्या करिए इस डंडे में एक कपड़ा बांध दीजिए। अर्थ पर हम किसी पॉइंट पर जाएंगे तो एक प्लेन बनेगा कि नहीं, पुराने वाले प्लेन से डिफरेंट है। बात समझ में आ रहा है। अब इस एज में तुम कपड़ा बांध दो और यहां पर खड़ा होकर के दे दो तो एक प्लेन इधर बनेगा, और इसमें तुम एक कपड़ा बांध दो तो मेरे पास यहां बनेगा। दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात फील हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि जियोग्राफिकल पोल्स और अर्थ के किसी पॉइंट के बीच में जो प्लेन बना उसे क्या बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक पोल्स और अर्थ पर किसी पॉइंट के बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या डी। मान लो कि ये था तुम्हारा जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ, तो यहां से प्लेन बनेगा कुछ ऐसा। इमेजिन करना अगर ये है मैग्नेटिक नॉर्थ ये है मैग्नेटिक साउथ, तो प्लेन बनेगा क्या कुछ, दोनों प्लेन के बीच में ये वाला एंगल दिख रहा है क्या, इसी एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं।
अब इसी चीज को अगर आपको एक डायग्राम के माध्यम से देखना है, अगर इसी चीज को आपको एक डायग्राम के माध्यम से देखना है, तो इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग कैसे देखेंगे? तो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इस तरीके से। देखो कि जो ये वाला ऊपर वाला एक प्लेन तुमको दिख रहा है क्या, डॉटेड लाइन वाला, ये है क्या तुम्हारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये दूसरा वाला एक प्लेन दिख रहा है क्या, ये प्लेन है क्या आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो ये वाला एंगल दिख रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये कि जो मैग्नेटिक नीडल हम लोग रख रहे हैं उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन से कोई मतलब, वो हमेशा ही मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन में मतलब क्या कि इस वाले प्लेन से ही ये चलेगा, उसको पीछे वाले प्लेन में जाना। और ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन बताता है, ये जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन बताता है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन आपके किस चीज को बताता है आपको पता है? ये जो है ये है क्या आपका एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन। जो हम लोग लेते हैं नॉर्थ मानते हैं, वो है क्या? एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन। ये है क्या? एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है कौन? जियोग्राफिकल मेरिडियन। जो हमारा उत्तर का दिशा है उसे कौन बताएगा? जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मेरिडियन में कभी हमारा ये मैग्नेटिक नीडल नहीं जाएगा। किसमें जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हमको इस डी का वैल्यू पता चल जाए, अगर हमको इस डी का वैल्यू पता चल जाए भाई, तो हमको ये बात पता चल जाए कि जो मेरा नीडल है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, वो उत्तर दिशा से कितने एंगल पे इधर है, पता चल जाएगा कि नहीं? और ये चीज जो होता था, ये क्या होता था? एंगल ऑफ डीप डेल्टा, जिसको हम लोग आई भी बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा क्या कि ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीडल कितना नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल पोजीशन अगर चाहिए, अगर आपको एक्चुअल पोजीशन चाहिए, तो आपको तीन बात का ध्यान रखना है। मैं क्या बोला कि जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन किसको बता रहा है? तो ये बता रहा है किसको? एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक्चुअल नॉर्थ देखो इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक नीडल किधर चलेगा भाई? तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। तो वो पीछे वाले प्लेन से कितना इधर है, नॉर्थ से कितना आगे है, ये कौन बताएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मान लो कि ये है क्या? जियोग्राफिकल मेरिडियन, और यहां से ऐसे है कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल चलेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसे चलेगा, वो कभी जियोग्राफिकल मेरिडियन में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अगर है, मान लो मेरा हाथ है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस नीडल का मूवमेंट हमेशा इसी प्लेन में ही होना है, ऊपर नीचे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो आपका है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये किसको बता रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन को। तो नॉर्थ डायरेक्शन से ये नीडल कितना आगे चल रहा है, इसी एंगल को क्या बोले? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एक्चुअल नॉर्थ से कितना आगे चल रहा है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता चल गया। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डीप क्या बताता है कि ये कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो कितना ऊपर नीचे हो रहा है ये पता चल जाएगा, तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि नहीं किसी भी पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या बोले कि आपका जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है ये किसको बता रहा है? एक्चुअल नॉर्थ को। जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये किसको बता रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन जो है आपको ये किसको बता रहा है? तो ये बता रहा है किसको? हॉरिजॉन्टल सरफेस को। और हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर आपको पता चल रहा है, तो यहां पर एक और चीज है क्या आपका? एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप ये बात बता रहा है क्या कि वर्टिकली द पोजीशन ऑफ निडल, कि वर्टिकली जो निडल का पोजीशन है ये कहां पर है? यही ना, ऊपर चला जाएगा तो एंगल ऑफ डीप कम हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो एंगल ऑफ डीप ज्यादा। ये इधर से ज्यादा इधर आ गया तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगा, और नजदीक चला गया तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा? तो एक्चुअल नॉर्थ से कितना डायरेक्शन में है ये कौन बताएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल सरफेस को कौन बता रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और एंगल ऑफ डीप क्या बता रहा है कि वर्टिकली कितना नीचे है या कितना। अगर ये तीनों चीज हमको पता चल जाए तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। और यहां पर ये बातें आपको नोट किया हुआ है क्या कि बाय नोइंग 3 एलिमेंट्स,
we can determine magnitude and direction of earth magnetic field at any point of the earth। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे बी हॉरिजॉन्टल, बी कॉस आई, बी वर्टिकल, बी साइन आई और बी भी अपॉन बी एच इक्वल टू कितना पढ़ा था, tan आई। मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल जा रहा था, लेकिन अगर तुमको डायरेक्शन निकालना, अब देखो कि निडल दिया हुआ रहेगा, तो निडल दिया हुआ रहेगा तो यह है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, बी एच, बी कॉस आई, बी भी, बी साइन आई निकल जाएगा। तो इसमें से अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता चल जाए तो बी निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा तो बी निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए पता क्या चाहिए, डीप। ये तुम ध्यान से देखना कि गेट के पास जाना, कभी कभी जो गेट हम लोग लगाते हैं और खोलते हैं ना, उस गेट के पास चले जाना और उसके दीवार को मान लेना क्या कि वो है क्या, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो है क्या, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दीवार क्या है, ज्योग्राफिकल, और ये जो गेट है ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन अगर हम गेट में दीवार को सटा दिए, दीवार में क्या किया, गेट को सटा दिए, तो एंगल ऑफ डीप कितना हो जाएगा, और जितना हम धीरे धीरे गेट खोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उस पर एक डंडा रख देना गेट में लगा करके, वो डंडा क्या है, मैग्नेटिक निडल। तो ये जितना नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना नीचे, और जितना ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना, तो इसके नीचे या ऊपर जाने से एंगल ऑफ डीप क्या होगा, बढ़ेगा। और तो एक्चुअल पोजीशन अगर चाहिए तो तीन चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा में क्या चीज, एंगल ऑफ डीप, और तीसरा में क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा अर्थ मैग्नेट का, तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, बी एच। अगर आपको देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बताएगा, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बताएगा, एक्चुअल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किससे, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल डेविएशन बताएगा फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम एक्चुअल नॉर्थ से, कि नॉर्थ से कितना डेविएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके बाद आपको एंगल ऑफ डीप क्या बताएगा, तो आपको एंगल ऑफ डीप ये बात बताएगा क्या कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, कि अगर अर्थ मैग्नेट का आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए भाई, तो आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डीप आई का वैल्यू पता होना चाहिए। क्यों कि बी कॉस आई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपको पता चल गया, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया, तो आप यहां पर पढ़े हुए हैं क्या, बी एच इक्वल टू कितना होता है, बी कॉस आई के बराबर में। एंगल ऑफ डीप आई पता चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा, तो बी का पता लगा लोगे कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन यहां से और एक्चुअल डायरेक्शन ये दोनों बताएगा। डीप डिक्लिनेशन क्या बताया कि नॉर्थ से कितना डेविएट कर रहा है, और डीप क्या बताएगा कि वर्टिकली कितना डेविएट कर रहा है। इस तरीके से आप एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस अर्थ मैग्नेटिज्म में ये जो तीन टर्म है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप एंगल, डीप एंगल के मदद से वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा कहां पे, इक्वेटर पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा कहां पे, पोल पे। ये बात आपको याद रखना है। ये चीज आपको सवाल कैसे बनाना है, तो बी एच इक्वल टू बी कॉस आई और बी भी इक्वल टू बी साइन आई। कभी भी जब वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो tan आई निकल जाएगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसका। और फिर इसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको क्या बताएगा, तो आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है वो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के डायरेक्शन में होगा, और एंगल ऑफ डीप वर्टिकली कितना ऊपर नीचे निकल जा रहा है इस चीज को आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से इस तीन चीज का पता लगा करके आप अर्थ के एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं।
मैं उम्मीद करूं कि आज के कहानी में आपको अर्थ मैग्नेट के जैसे क्यों बिहेव करती है, अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती है, ये सारे टर्म का डिस्कशन समझ में आया होगा। सब लोग कहते हैं कि ये बोरिंग टॉपिक है तो सही में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ज्यादा एनर्जी झोंक के पढ़ाते हैं, क्या कि गलती से भी अगर तेरे को समझ में आ गया तो तेरा काम हो गया। मेरे को तो आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अर्थ मैग्नेटिज्म पर है, इसीलिए अर्थ जैसा एक स्माइली लगा के तुम्हारे लिए चलो काफी आज के लिए, इतना पढ़ के आना, मिलेंगे अगले दिन।